नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद शर्मा। आज है 11 अगस्त। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रतिदिन अखबारों में आने वाली महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। पिछले 2 दिनों में अपरिहार्य कारणों से मेरी व्यस्तता के कारण मैं आपको महत्वपूर्ण खबरों से अवगत नहीं करवा सका। लेकिन आज मैंने तीनों दिन के अखबार की महत्वपूर्ण खबरों को आपके लिए लिया है। और आप जानते हैं, अखबार में बहुत सारी खबरें रोज प्रकाशित होती हैं, लेकिन हमारे लिए वही अधिक काम की खबरें होती हैं जो हमें एक दृष्टिकोण के निर्माण के लिए कंटेंट देती है। हमारे आसपास ऐसी कौन सी घटनाएं हो रही है जो हमें प्रभावित कर रही है, समाज को प्रभावित कर रही है, देश की राजनीति को प्रभावित कर रही है, और विश्व में कौन सी ऐसी घटनाएं हो रही है जो हमारे देश पर प्रभाव डाल रही है। तो ऐसी खबरों को हमें निश्चित रूप से जानना जरूरी है। इसलिए मैं अपने वीडियो की हेडिंग में भी लिखता हूं, जानना जरूरी है। तो बिना विलंब किए पिछले 3 दिनों के अखबारों में वो समाचार हम कवर करेंगे जिन्हें जानना जरूरी है। और अब हम प्रतिदिन, मैं कोशिश करूंगा प्रतिदिन अखबारों की जो ये खबरें हैं आपके लिए लेकर आ सकूं। तो शुरुआत करते हैं। आज रविवार है और पेरिस ओलंपिक का समापन हो रहा है आज। मित्रों, हमारा सफ़र पेरिस ओलंपिक में कल पूर्ण हुआ और हमारे सारे इवेंट कल समाप्त हो चुके हैं। हमने 6 पदक इस बार हासिल किए हैं, कुल 6 पदक, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल है। तो ये बात आप याद रखें। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको तो नोट करना बहुत ज़रूरी है इन खबरों को, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न बनेंगे निश्चित रूप से, तो आप नोट करते जाइए। मित्रों, ये 33वां ओलंपिक था और ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। ठीक है, इसका क्रम याद रखें। 117 खिलाड़ियों का दल हमने भेजा था जिन्होंने 16 खेलों में प्रतिभागिता की थी, ये आप याद रखेंगे। और ये जो 6 मेडल हमें मिले हैं ये 4 खेलों में मिले हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ, अभी एथलेटिक्स को खेल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ये स्पर्धा है ना। तो 4 स्पर्धाओं में 6 मेडल हमें मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले? हमने शूटिंग में 3 मेडल हासिल किए हैं, जिनमें हमारे 3 खिलाड़ी मनु भाकर, स्वप्निल कुसाले व सरबजोत सिंह। हॉकी, रेसलिंग, एथलेटिक्स, 3 पदक हमें यहाँ पर मिले हैं, तो कुल 6 पदक जीते हैं। अब क्या चीज़ें आपको याद रखना है मित्रों, नोट कर लेना, जो लोग प्रीलिम्स वाले हैं और मेंस वाले भी। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में, सरबजोत सिंह ने 50 मीटर एयर राइफल में हासिल किया है। नहीं सॉरी, स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर एयर राइफल में किया है, माफ़ करें, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो गया था। सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ में ये 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड इवेंट में, तो हमारे मनु भाकर 2 पदक, हालांकि उसको काउंट एक ही पदक किया जाता है, ये मिक्स्ड इवेंट में लाया गया है तो 1 पदक ही काउंट किया गया। अब हॉकी में स्पेन को हमने हराया ब्रॉन्ज मेडल मैच में। हम जर्मनी से हार गए थे सेमीफाइनल में। तो ये लगातार 2 ओलंपिक में हमने गोल्ड के सपने के साथ गए, लेकिन कांस्य हासिल किया है। और हम विश्व के ऐसे देश बन गए जिसने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं हॉकी में ओलंपिक में। ठीक है, रेसलिंग में अमन सहरावत हमारे 57 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज जीते हैं। और एथलेटिक्स में आप जानते हैं एकमात्र हमारा जो सिल्वर आया है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा आया है, इन्होंने हमारे लिए सिल्वर हासिल किया है, ये आप याद रखेंगे। और नदीम जो पाकिस्तान के हैं उनको गोल्ड मिला है जेवलिन थ्रो में। अब हम बात करते हैं अगली खबर की हमारी। आप जानते हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और वहाँ अशांति जारी है, लगातार हिंसक झड़पें भी हो रही है। हालांकि वहाँ अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब कल की वहाँ पर घटना है, छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया और वहाँ के सीजे
के इस्तीफे की मांग की थी और वहाँ के सीजे ने, चीफ जस्टिस ने, हसन जिनका नाम था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और 5 जजों ने भी उनके साथ में इस्तीफा दे दिया है। तो वहाँ लगातार इस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं। मित्रों, भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश है इनसे, तो हमें इस खबर को अच्छे से विश्लेषित करके उनके बिंदुओं को याद रखना आवश्यक हो जाता है। बांग्लादेश की उथल पुथल के लिए भारत के लिए क्या मायने हैं, मैंने न्यूज़पेपर में से ये कवर करके आपके लिए लाया हूँ। सांस्कृतिक आदान प्रदान के चिन्हों के खात्मे का प्रयास। आपको पता है लगातार वहाँ जो आंदोलन करता है, पुरानी मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं, ऐसे सांस्कृतिक आदान प्रदान के चिन्ह हैं ना, उनको खात्मे का प्रयास कर रहे हैं। वो पूर्ण रूप से इस्लामिक विचार वाले जो लोग हैं ना, वो अन्य धर्मों के सांस्कृतिक चिन्हों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा है, दोनों देशों के बीच लगभग 13 अरब डॉलर का कारोबार होता है। चूँकि शेख हसीना प्रधानमंत्री नहीं रही, जो भारत की हितैषी मानी जाती थी, तो अब ये कारोबार भी प्रभावित होने की संभावना है। भारत के कई प्रोजेक्ट, जिसमें रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट, जहाज रानी के बंदरगाह के प्रोजेक्ट हैं, ये इनमें व्यवधान आ सकता है। नई सरकार का क्या रुख रहता है, ये देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये चिंता का विषय हमारे लिए है। आतंकवाद पर हसीना सरकार संवेदनशील थी, लेकिन चूंकि इतना हिंसक आंदोलन हुआ है, वहाँ पर आतंकवाद की गतिविधियाँ बढ़ सकती है। तो हमारे लिए पूर्व में भी एक अब नई चुनौती, आपको पता है ही, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव जैसे पड़ोसी हमारे सहयोगी नहीं हैं, और अब एक बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर जाने की संभावनाएं दर्शा रहा है। तो ये एक चिंता की बात हो जाती है हमारे लिए। इस खबर पर हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे। प्रतिदिन मैं आपको अवगत करवाऊंगा जो भी अखबारों की सुर्खियों में रहेगा। मित्रों, कल विजयपुर श्योपुर में गए थे मुख्यमंत्री हमारे यादव साहब। उन्होंने कहा कि लाडली बहना के बाद लाडले भाइयों के लिए भी हम योजना लाएंगे। अभी स्पष्ट नहीं किया कि किस प्रकार की योजना लाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, तो ये हम लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों। और कल उन्होंने क्लिक करके 1.29 करोड़ बहनों के खाते में लगभग 1574 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए। और इस महीने रक्षाबंधन है, तो 250 रुपये अतिरिक्त किए हैं, तो 1500 रुपये इस बार लाडली बहनाओं को मिले हैं। तो काफ़ी ये लाडली बहना भी जो साक्षात्कार वाले मित्र हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ये प्रश्न आप करना कि क्या ये फ्री की रेवड़ी है क्या फ्री की रेवड़ी, बताओ। यही प्रश्न आपसे वहाँ किया जाएगा। तो जैसा कि आपने कुछ मौलिक सिद्धांत, मौलिक बिंदु नोट कर लिए होंगे कि अपना आंसर है वो किस पर केंद्रित होना चाहिए। सरकार की किसी भी योजना के खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए और आर्थिक कल्याण के लिए लाई जाती है। तो महिला चूँकि एक 50% आबादी में सम्मिलित हैं, तो ये और काफ़ी वर्षों तक, हजारों वर्षों से उत्पीड़न झेला है महिलाओं ने, तो उनके लिए लाई गई योजना को फ्री की रेवड़ी नहीं कह सकते अपन, ये बात याद रखना। तो कैसे संतुलित उत्तर बनाएंगे? हम ये कहेंगे कि सर, महिलाएं अनेक प्रकार की पाबंदियों का सामना करती है, और उनके विकास के लिए जो सरकार द्वारा योजना लाई गई, इनको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। ये पैसे महिला के विकास के लिए, उनको गरिमापूर्ण जीवन के लिए ये जो राशि मिलेगी, ये उसके ज़रिए वो फैमिली में कंट्रीब्यूट कर सकती है। जैसे खुद को हंगर फ्री करने के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कुछ इकोसिस्टम उनके लिए बन सकता है। इसके बाद वो एक कॉन्फिडेंस हासिल कर पाएगी, परिवार में उनको हक मिलेगा बोलने का, अपनी बात रखने का। और इससे जो महिलाओं का पलायन होता है गरीबी के कारण, वो भी रुकेगा, क्योंकि अच्छी खासी 1250 हर महीने मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिलती ही है। और उनकी शारीरिक हिंसा जो होती है उन पर भी कहीं ना कहीं नियंत्रण होगा, और फ्यूचर के लिए वो सेविंग कर पाएगी। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक आज़ादी उनको मिलेगी कि हाँ, हम भी सेल्फ हम कमा सकते हैं, हमें सरकार दे रही है। वो खुद भी प्रोत्साहित होगी कि उन 1250 से कुछ ऐसा उपक्रम चलाया जाए कि उस राशि को डबल कर लिया जाए महीने में। और सामाजिक संतोष की प्राप्ति उनको होगी, महिलाओं को। आप बताइए, सब बातें मैं बता रहा हूँ, आप बिंदु नहीं रख सकते क्या? वहाँ पर रख सकते हैं।
भविष्य की सुरक्षा उनको मिल रही है महिलाओं को, तो हम इस प्रकार की बातों से वहाँ उनको बोलेंगे सर। कुछ 3-4 पॉइंट आप बता दोगे तो। और एक प्रकार का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है सरकार का। महिला जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, ये विकसित भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है ना, अभी बजट में वो भी जो ज्ञान सरकार का ज्ञान समझ में आया कि नहीं आपको? नया जो बजट आया था, हम बात करेंगे इस पर। उसमें सरकार ने ज्ञान की बात करी है। ज्ञान की क्या है? ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ठीक है, तो आप इस योजना को कभी भी ये मत बोल देना कि फ्री की एवड़ी है, नहीं। सरकार के पक्ष में बोलना है हमें, इतना भी पक्ष में नहीं बोलना, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा रखना है। फिर बाद में थोड़ी सी ये भी बोल दो कि अगर ये ऐसा चुनाव के लिए किया जाता है कोई सरकार द्वारा तो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया सरकार द्वारा। उसके बाद चुनाव का आना, ये सब संयोग हो सकता है। हमारे देश में वैसे भी समय समय पर चुनाव होते ही रहते हैं। इस प्रकार से दृष्टिकोण बनाइए अपना, तथ्यों के आधार पर बात करिए। और मुझे लगता है न्यूज़पेपर के विश्लेषण के बाद जब हम चर्चा करेंगे, आप भी मेरे वीडियो को देखेंगे, आप भी कमेंट करेंगे, तो एक अच्छा दृष्टिकोण हम निश्चित रूप से बना लेंगे इस पर। वजन के साथ बात करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। मित्रों, राष्ट्रीय टीकाकरण में अब सर्विक्स कैंसर और टाइफाइड की वैक्सीन को भी सम्मिलित कर लिया गया है सरकार द्वारा, और ये कर लिया जाएगा थोड़े दिनों में। आप जानते हैं कि जो सर्विक्स के कैंसर और स्तन के कैंसर है ना, महिलाओं में काफ़ी परसेंटेज है इसका। हाल के जो आंकड़े आए थे उसमें काफ़ी चिंता जताई गई है। और निजी अस्पताल में जो सर्विक्स कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर, उनमें हेल्प करने वाली जो वैक्सीन है एचपीवी वैक्सीन, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, ये लगभग 4,000 रुपये में लगती है, जो कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है लगवाना इसको। तो सरकार इसको राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में सम्मिलित कर रही है। अब आप मुझे बताना, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जो मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था, उसमें कितने प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। अब टीवी सोमनाथ होंगे नए कैबिनेट सचिव, ये भी कल की महत्वपूर्ण खबर है। आपको पता है कैबिनेट सचिव सर्वोच्च अधिकारी होता है देश का। अधिकारी से तात्पर्य है सर्वोच्च सिविल सेवक, है ना। ये आईएएस अधिकारी होते हैं जो कैबिनेट सचिव बनते हैं, यानी एक प्रकार से बहुत बड़ा पद है। सबसे बड़ा पद अगर आईएएस में कोई है तो वो है कैबिनेट सचिव का। तो याद रखना कौन है? टीवी सोमनाथ। कौन है? टीवी सोमनाथ, ठीक है, याद रखना। टीवी सोमनाथ 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं टीवी सोमनाथ जी, कैबिनेट सचिव बना दिए हैं। जम्मू रीजन में लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, ये काफ़ी चिंतित करने वाली खबर है। मुठभेड़ में हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं, तो इन पर भी मैंने पिछले वीडियो में बात किया। प्रतिदिन अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसके रीज़न भी समझ में आएंगे आपको। आप रोज़ देखिए वीडियो को, बस छोटा सा बनाता हूँ मैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपका। 15 से 20 मिनट में सब खबरों को कवर करने की कोशिश करता हूँ। छात्राओं को चुनने की आज़ादी है कि क्या वह पहनेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। किसके बाद ये स्टेटमेंट आया है? मुंबई के एक कॉलेज के कैंपस में आदेश आया था कि हिजाब, बुर्का, टोपी, नकाब ये नहीं पहनेगी महिलाएं, लेकिन उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। तो इस पर भी आप देखो, जो बात सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो बात सरकार कहती है, सहमति उससे बना के रखना है हमें। सामान्यता क्यों बना के रखना है? क्योंकि हम सीमित सोच सकते हैं, हमारा दृष्टिकोण एकांगी हो सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो सभी विधिक रक्षा उपाय हैं उनका अध्ययन करती है, सारे विधिक प्रावधानों का संविधान संगत बात करती है सुप्रीम कोर्ट हुई, सरकार, है ना। तो इनसे हमें सहमति रखनी है। हाँ, कुछ असहमति हो सकती है, वो हमारी व्यक्तिगत नहीं, समाज में हो सकती है, उसको हम चर्चा के रूप में, उसको समाधानपरक दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है। लेकिन सामान्यतः हमें ऐसे निर्णयों से सहमति रखना है। तो हमें अपने जवाब में हमसे हमारी राय पूछी जाए तो हमें इसका हवाला देते बोलना है। फिर भी बोले कि नहीं तो तुम्हारी राय बताओ, तो फिर भी हमें इसी के झुकाव में बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि यहाँ अथॉरिटी है ये चीज़, तो है ना, ये चीज़ आप बना लो बोलते समय, ना। साक्षात्कार में बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है अपने लिए। अब सरकार का ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, इसको आप आईएमपी करके नोट करो। SC/ST में क्रीमी लेयर लागू नहीं करेगी सरकार, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था। SC/ST के सांसद प्रधानमंत्री से भेंट करते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि आपको पता है कुछ दिन पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का सुझाव दिया है। एक फैसले में ऐसा कहा है कि राज्य अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण में
कोटे में कोटा निर्धारित कर सकती है। मतलब ये कि एससी को जो आरक्षण मिलता है उस आरक्षण में भी जो एससी की जातियां हैं उनमें कोटा बना सकती है कि इस जाति को इस आरक्षण में से एक निश्चित हिस्सा हम ए को दे सकते हैं, थोड़ा उससे कम बी को, उससे कम सी को, या जो भी सरकार चाहे बना सकती है। तो ये अब नहीं कर रहेगी सरकार, ये आश्वासन प्रधानमंत्री ने दिया था और रात में कैबिनेट में भी इसका ऐलान कर दिया गया है। तो अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि ये कोटे में कोटा बनेगा। और बहुत सारे अनुसूचित जाति जनजाति के नेता हैं, उन्होंने इसका विरोध भी किया था, विरोध के स्वर उनके सुनाई दिए थे। और सरकार का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट है ना, इसे एक सुझाव के तौर पर लिया जाना चाहिए, ना कि कोई फैसला। फोर्स करने जैसी इसमें कोई बात नहीं है। तो सरकार अपने स्थिति समय के अनुसार निर्णय लेगी। तो अभी तो टाल दिया गया है कि अभी फ़िलहाल क्रीमी लेयर जैसा और कोटे में कोटा जैसा निर्णय सरकार नहीं करने वाली है, और ना ही राज्यों को इस प्रकार के निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और कैबिनेट की बैठक में भी यही हुआ है। अब मित्रों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा के खिलाफ जाकर के सरकार ने फैसला लिया हो। मैं आपको कुछ मामले का हवाला देकर बताना चाहता हूँ। 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म व जाति के आधार पर एडमिशन में, यानी शिक्षण संस्थानों में एडमिशन में, इनमें आरक्षण नहीं देगी सरकार। लेकिन पहले संविधान संशोधन द्वारा ही सरकार ने यह हक दे दिया। आप समझ रहे हो बात को। तो जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को माना जाए, क्योंकि हमारे देश में जो गवर्नमेंट है, आप इसके कॉन्सेप्ट में जानते होंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन 3 रूपों में अस्तित्व में रहती है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये तीनों स्वतंत्र, एक तरीके से स्वतंत्र है और जुड़े हुए भी हैं, तीनों घटक, है ना। विधायिका कुछ विधान बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करवाती है। और ये बनाए गए विधान और लागू करने की प्रक्रिया के अंदर कुछ ऐसी बात है जो संविधान के खिलाफ है, तो फिर न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करती है और रोक देती है। यह है सारा सिस्टम। तो इसमें अभी सरकार ने जो निर्णय लिया है, इसको इसी तौर पे देखा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक सुझाव है, बाकी संविधान संगत निर्णय सरकार लेगी। और संविधान में भी जो SC ST का आरक्षण दिया गया है, उसमें क्रीमी लेयर जैसी कोई बात नहीं की गई है। तो क्रीमी लेयर की कॉन्सेप्ट ना लाना कोई संविधान का उल्लंघन नहीं है। और देखते हैं आगे क्या होता है। इसके अलावा सर मैं आपको बता दूं, इंदिरा सरकार ने चुनाव को चुनौती देने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का बदला था। सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव के विवाद पर इंदिरा गांधी सरकार को झटका लगाया था, इनकी खुद की सदस्यता खत्म हो गई थी, तो फिर उन्होंने एक कानून लाकर संविधान संशोधन द्वारा कर दिया था कि जी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, लोकसभा का अध्यक्ष है, इनके चुनाव से जुड़े मामले हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे ही नहीं। ये कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको रद्द कर दिया था, लेकिन सरकार ऐसा पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को अनदेखा कर रही है। तो ये चलता रहता है। बस ये है कि हमारा संविधान सर्वोच्च होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं हो जो संविधान के खिलाफ हो। घटक दल अपने अपने हिसाब से निर्णय लेते ही हैं, ये आपको सामान्यतः समझ बनाकर रखना है। शाहबानो मामले में गुजारे भत्ते का हक का फैसला, ये भी बहुत चर्चित फैसला था। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने 125 धारा 125 के तहत मुस्लिम महिला गुजारे भत्ते का हक नहीं मांग सकती। ठीक है, ये CRPC की धारा की बात चल रही है। तो ऐसा कहा था, ठीक है ना। लेकिन सरकार ने इद्दत के 3 माह तक गुजारा भत्ता का अधिकार उनको दिया था। तो सरकार यहाँ भी उनके सुप्रीम कोर्ट की राय से भिन्न जाकर के काम किया है उन्होंने। इसके बाद ये 125 जो धारा है ना, इसको मैं थोड़ा क्लियर करूँगा आपके लिए कि कौन सी 125 की बात चल रही है ना। इसको थोड़ा होल्ड करें आप मित्रों। उपराष्ट्रपति, सभापति, राज्यसभा होता है पदेन, आप जानते हो ये चीज़ बिल्कुल। अब कुछ दिन पहले अगर आप संसद की कार्रवाई देख रहे होंगे, तो जो जया बच्चन हैं राज्यसभा की सदस्य, तो जया बच्चन जी और जगदीप धनखड़ जी के बीच में बहस हुई है। तो उसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है विपक्षी सांसदों में कि ये पक्षपात रूपी कार्रवाई कर रहे हैं सभापति महोदय। तो उनके खिलाफ उनको हटाने का प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं और तैयार कर लिया है प्रस्ताव। 87 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिया इस पर। देखो आप,
अब आपके लिए क्या जानना जरूरी है यहाँ पे कि कैसे हटाया जाता है उपराष्ट्रपति को, तो मैं आपको बता दूं, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है और उसको साधारण बहुमत से यदि पारित कर दिया जाए, 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना देना पड़ेगा कि आपके खिलाफ हम प्रस्ताव ला रहे हैं। फिर वो प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर साधारण बहुमत से वहाँ पारित कर, साधारण बहुमत का तात्पर्य जितने सदस्य हैं, जैसे अभी वर्तमान में 225 राज्यसभा के सदस्य हैं दोस्तों इस समय, हालांकि 12 और सदस्यों का चुनाव होने वाला है सितंबर में, तो वो 237 हो जाएंगे जब तक ये लाया जाएगा। तो ये 225 का आधा कितना करेंगे हम, है ना, 113 और +1 कर दो, 114 अगर सांसद पक्ष में वोट देते हैं तो ये हो जाएगा। और अभी स्थिति ये है कि एनडीए के 101 सांसद है, बीजेपी के 86 है, एनडीए के 101 है, बीजेपी समर्थित है एनडीए। इंडिया अलायंस जो है कांग्रेस वाला, उसके पास 87 सांसद है, अन्य 23 है। तो ये 23 अगर इधर मिलते हैं तो 90 और 20 110 हो जाते हैं, फिर भी इनके पास कमी रहेगी, तो ये नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर राज्यसभा में हो भी जाता है तो फिर उसे लोकसभा में भी पारित करना जरूरी होता है, मैं आपको बता दूँ ये, है ना। इनको हटाने की प्रक्रिया लोकसभा में भी चलती है, तो वहाँ भी प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। तो अभी एनडीए बहुमत में है तो वहाँ होने की संभावना नहीं है, तो उपराष्ट्रपति जी पद पर बने रहेंगे, ऐसी पूर्ण संभावना है। लेकिन इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं असंतोष को प्रदर्शित कर रही है। हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जाते हैं मित्रों। तो ये आज की महत्वपूर्ण खबरों को मैंने कवर किया है, आप मेरे साथ बने रहिए। हम कोशिश करेंगे प्रतिदिन वीडियो लाने की, करंट पर भी। अब हमारा मेंस का इतिहास का अध्ययन चल रहा है, उस पर भी हम अगले 4-5 दिनों में यूनिट 2 ख़त्म कर देंगे। फिर हम रियासतें, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और पारिभाषिक शब्दावली के भी वीडियो आज मैं आपको डालने वाला हूँ, वो भी निरंतर हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप बने रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और अपने ऐसे कुछ मित्र हों आपके जो सेल्फ स्टडी करते हैं तो उन तक भी इन वीडियो को शेयर कीजिए, जिसको जितना लाभ मिले उतना अच्छा है। हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। इसी भावना के साथ में आगे बढ़ते रहिए। और कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट कर देना, मैं यथासंभव उसको आपको बताने की, आंसर देने की कोशिश करूँगा। अभी मुझे अनुमति दीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।